नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष वर्मा। वेदांता ग्रुप के डीमर्जर के बाद बाजार में लिस्टेड हुई 4 कंपनियों में से 3 कंपनियां वेदांता आयरन एंड स्टील, वेदांता पावर और वेदांता ऑयल एंड गैस ने अपने पहली तिमाही के नतीजे जो हैं वो पेश कर दिए हैं। इनका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, जो नंबर्स आए हैं उसके पीछे की कहानी क्या है, क्या छिपा है नंबर्स में, इन तीनों शेयरों में कहाँ बने रहना है, कहाँ एग्जिट करना है और इन तीनों दावेदारों में सबसे मजबूत कौन सा दिख रहा है, आपको बताएंगे एक्सपर्ट की राय भी। लेकिन देखिए कितनी दिलचस्प बात है, तीनों कंपनियां अलग अलग सेक्टर से जो है वो जुड़ी हुई हैं। तीनों की निवेश की कहानी एकदम अलग अलग है और हम लोग आपके सामने इस कहानी को पेश कर रहे हैं। एक कंपनी कमोडिटी और स्टील साइकिल पर निर्भर करती है, तो दूसरी कंपनी भारत की बढ़ती मांग पर दाव लगा रही है। और अगर आप तीसरी कंपनी की बात करेंगे तो तेल और गैस कारोबार में से जो है मजबूत कैश फ्लो पैदा कर रही है यहाँ पे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एक करके तमाम कंपनियों के बारे में चर्चा करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले वेदांता ग्रुप से जो अलग होकर हाल ही में लिस्ट हुई कंपनी वेदांता ऑयल एंड गैस, उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे। अगर आप नतीजों को देखें, नतीजों के बाद 4% स्टॉक गिरा, 33 रुपये के भाव पर आया। और अगर आप यहाँ पे क्वार्टर 1 के हिसाब से रिजल्ट्स को देखें तो 945 करोड़ का शुद्ध मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। पहली नज़र में तो आपको लगेगा नतीजे तो मजबूत है भाई, मुनाफा दर्ज किया है कंपनी ने, लेकिन खासकर जब आप इस तिमाही को देखेंगे और पिछले तिमाही से कंपेयर करेंगे तो 476 करोड़ का आपको घाटा दिखेगा, यानी कि घाटे के मुकाबले यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट में आ गई। लेकिन अगर आप गहराई से जांच करेंगे, नज़र डालेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इस मुनाफे पर इस तिमाही में जो रोज़मर्रा के कारोबार से ज़्यादा का असर कुछ बड़े कॉर्पोरेट फैसलों का दिखा है। यानी कि जो कहानी सामने से दिख रही है वो कुछ और कहानी है यहाँ पे। कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। देखिए, बिजनेस बिक्री से कंपनी को करीब करीब 1056 करोड़ का एकमुश्त फायदा हुआ है। कंपनी के मुनाफे का सबसे बड़ा योगदान जो है ये एक्सेप्शनल गेन्स ही रहा है यहाँ पे। अगर आप इसको थोड़ा सा बारीकी से मैं आपको समझाऊं, वेदांता ऑयल एंड गैस ने अपनी पावर, निकोमेट और कोक बिजनेस यूनिट्स की बिक्री करी है, जिससे कंपनी को करीब 1056 करोड़ का एकमुश्त प्रॉफिट हुआ है। इसे स्लम्प सेल कहा जाता है, जिसमें कंपनी किसी पूरे बिजनेस की एक यूनिट को बेच देती है और यही जो चीज़ है वो आपको प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। यानी कि कंपनी घाटे से प्रॉफिट में जो आई है वो इस कंपनी को बेचने से आई है, इस सब्सिडरी को बेचने से आई है। सही मायनों में ग्रोथ के हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आई है यहाँ पे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैम्बे ब्लॉक विवाद से कंपनी को 379 करोड़ का झटका लगा। जहां एक तरफ कंपनी को बिजनेस बिक्री से फायदा हो रहा है, वहीं दूसरी ओर कंपनी को एक बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ा है। कंपनी ने कुल 441 करोड़ का एक्सेप्शनल लॉस दर्ज किया है, जिसमें 379 करोड़ का इम्पेयरमेंट लॉस है। अब इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, ये इम्पेयरमेंट जो है वो गुजरात के कैम्बे ऑयल एंड गैस ब्लॉक जो है उससे जुड़ा हुआ है। एम्पेयरमेंट का मतलब बेसिकली ये होता है जब किसी तेल या फिर गैस सेक्टर से भविष्य में कमाई कम होने की संभावना बनती है तो अकाउंटिंग नियमों के मुताबिक कंपनी को उस एसेट की वैल्यू जो है वो घटानी पड़ती है और इसी प्रक्रिया को यहाँ पर इम्पेयरमेंट कहा जाता है। यानी कि आपके सामने दूसरी तस्वीर भी हो गई जो झटका लगता हुआ दिखा है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जरूर समझना चाहिए, किसी भी ऑयल एंड गैस कंपनी का वास्तविक प्रदर्शन समझने के लिए निवेशक को आमतौर पर रेवेन्यू, एबिटा और मार्जिन जैसे आंकड़ों पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। और यहीं पर जून तिमाही की तस्वीर जो है वो थोड़ी कमज़ोर साफ तौर पर दिखती है, क्योंकि ये नंबर जो होते हैं ना ये फंडामेंटली बताते हैं कि आखिर प्रदर्शन ऑपरेशन के हिसाब से कैसा रहा। जैसे कि रेवेन्यू की बात करें, इसमें 3% जो है वो गिरावट आई है, घटकर 2507 करोड़ पे आ गया है। एबिटा 7.7% घटकर 814 करोड़ पे आ गया है। एबिटा मार्जिन की बात करें, आप सोचिए कि यहाँ पर जो है ये 34.1% से घटकर 32.5% पर आ गया है। अगर आप इसको ओवरऑल देखें, यानी कि कंपनी का जो मूल कमज़ोर जो कारोबार है उसमें साफ तौर पे कमज़ोरी या फिर दबाव जो है वो दिखती है यहाँ पे। हालांकि कमोडिटी कीमतों और बेहतर रियलाइजेशन से कंपनी के सपोर्ट जो है कंपनी को मिलता हुआ दिखा है, लेकिन ऑपरेशन स्तर पर अगर आप देखेंगे तो जो प्रदर्शन है उतना मजबूत नहीं रहा है जितना शुद्ध मुनाफे में साफ तौर पर संकेत थे। हमने आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी दे दी कि जो नेट प्रॉफिट आपको दिख रहा है सही मायनों में इसके पीछे की स्थिति क्या है, क्या छलावा दिख रहा है हमें। अब हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, दूसरी कंपनी की बात करते हैं वेदांता पावर को लेके। वेदांता पावर के नतीजे पहली नज़र में निराशाजनक दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। अगर आप देखें, जैसे ही नंबर्स आए उसके बाद स्टॉक 4% तक टूट गया, 34 रुपये के भाव पर आ गया। अगर नतीजों को आप बारीकी से विश्लेषण करेंगे, हम लोग आपके सामने रखते हैं नंबर्स। कंपनी के जून तिमाही में करीब 449 करोड़ का घाटा हुआ, जबकि पिछले साल सेम तिमाही में 75 करोड़ का मुनाफा था। यानी कि मुनाफे से कंपनी घाटे में आ गई। घाटे में क्यों आ गई, अब आपके मन में सवाल होगा, क्योंकि कंपनी के खर्च बढ़ते हुए दिखे हैं। खर्च बढ़े हैं इसलिए इम्पैक्ट आया। रेवेन्यू की बात करें तो 31% बढ़ा है, 2595 करोड़ पर आ गया, जबकि पिछले साल 1981 करोड़ के आसपास था। अब पावर सेल की बात करते हैं, यहाँ पे बिजली की बिक्री की बात करते हैं, 38% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई है, 5200
24 मिलियन यूनिट तक ये पहुंच गई है। एबिटा को देखेंगे आप तो 30% ये घटता हुआ दिखा है यहाँ पर, 291 करोड़ से घटकर यहाँ पर देखिए पहले करीब 471 करोड़ था, तो वहाँ पर जो है साफ तौर पे स्थिति दिखी है, यानी कि लागत और मार्जिन पर जो है वो साफ तौर पे दबाव बनता हुआ दिख रहा है। कंपनी की ओर से बिजनेस अपडेट भी दिए गए हैं, इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। 74% बिजली की बिक्री जो है, और ख़ासतौर पे यहाँ पे जो पीपी होता है, पावर परचेज एग्रीमेंट जो है, वो एक लंबी लॉन्ग टर्म की स्थिति दिखाती है। पंजाब, उड़ीसा, तमिलनाडु में 500 मेगावाट और हाल ही में केरल में 100 मेगावाट के साथ बिजली की सप्लाई समझौते की कंपनी की जो है वो स्थिरता जो है साफ तौर पर प्रदान करती है। अगर आप फाइनेंशियल स्थिति को और थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स आए हैं, ये आपको जानना जरूरी है। कंपनी की क्रेडिट रेटिंग में सुधार हुआ है। क्रिसिल ने कंपनी को AA+ की जो है वो रेटिंग दी, जबकि पहले AA- की स्थिति थी। इकरा ने यहाँ पर AA-/A+ की रेटिंग दी है। यहाँ पे कंपनी के पास 1130 करोड़ का नकद कैश जो इक्विवेलेंट्स है वो मौजूद है, यानी कैश फ्लो कंपनी का मजबूत है। लॉन्ग टर्म में कोयला उपलब्धता जिसको कोल सिक्योरिटी कहते हैं, और खासतौर पे मजबूत लिक्विडिटी जो है वो साफ तौर पे स्थिति दिखाती है। तो 2 कंपनी कवर कर लिया, अब आखिरी कंपनी की बात करते हैं यहाँ पर, और फिर एक्सपर्ट की राय भी यहाँ पर दिलाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक निवेशक के तौर पे अगर आप देखें पावर में क्या ध्यान रखना चाहिए, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। यहाँ पे देखिए पावर सेक्टर में विस्तार का मतलब साफ तौर पे क्या होता है, क्योंकि भारी पूंजी निवेश होती है यहाँ पे, यानी कि अगले कई सालों तक कंपनी के बड़े पैमाने पर निवेश करना पड़ता है। इसलिए शॉर्ट टर्म में बहुत बार प्रॉफिटेबिलिटी में दबाव दिखता है, लेकिन अगर इस चीज़ को आप ज़रूर समझिए कि क्षमता का विस्तार हो रहा है समय के साथ साथ, और बिजली की मांग मजबूत हो रही है, तो ही कोई भी कंपनी हो, सिर्फ यही कंपनी नहीं, उसी के हिसाब से वो आगे भी जाएगी और उसी के हिसाब से वो नीचे भी जाएगी, जिस तरह के सेंटिमेंट्स दिखेंगे। अब हम लोग आखिरी कंपनी की बात करते हैं, वेदांता आयरन एंड स्टील के रिजल्ट्स के बाद शेयर करीब 1.5% तक टूट गया, भाव 30 रुपए के आसपास पहुंचता हुआ दिखा है। जून तिमाही में 122 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज हुआ है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में उसे 142 करोड़ का घाटा हुआ था, यानी कि कंपनी घाटे से निकलकर मुनाफे में लौट आई है यहाँ पे। लेकिन अब इसके पीछे की भी कहानी है, क्या कहानी है वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे मुनाफे में सुधार की सबसे बड़ी वजह जो है वो पिछली तिमाही में दर्ज 1512 करोड़ के एक मुश्त, यानी कि जो वन टाइम नुकसान होता है उसका ना होना है, यानी कि मुनाफे में सुधार का बड़ा हिस्सा एक मुश्त नुकसान खत्म होने से आया है यहाँ पर, ना कि कंपनी की बिजनेस ग्रोथ से आया है। इस पर आपको क्लैरिटी रहनी चाहिए। यहाँ पर रेवेन्यू करीब 18.3% बढ़कर 3662 करोड़ पर आ गया, जबकि एबिटा 54% बढ़कर 515 करोड़ पर आ गया है। ये बढ़ोतरी सिर्फ बिक्री बढ़ने की वजह से नहीं आई है, बल्कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार और बेहतर उत्पादन रियलाइजेशन का योगदान यहाँ पर दिख रहा है। निवेशकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, क्या संकेत है यहाँ पे, कंपनी की वित्तीय लागत में आई जो कॉस्ट की होती है उसमें कमी आई है। फाइनेंस कॉस्ट एक साल पहले के 461 करोड़ से घटकर 207 करोड़ पर पहुंच गई। इसका मतलब ये कंपनी ने कर्ज के बोझ को भी कम किया है यहाँ पर। अब यहाँ पे जो स्थिति है उसके लिहाज से क्या समझना चाहिए निवेशकों को ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि स्टील इंडस्ट्री पूरी तरीके से साइक्लिकल होती है। अगर ग्लोबल स्टील कीमतों में गिरावट आती है या फिर चीन से सस्ता स्टील बाजार में आता है तो मार्जिन पर साफ तौर पर दबाव बन सकता है यहाँ पर। अब ऐसे में एक्सपर्ट्स की क्या राय है वो भी आपके सामने रखनी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि एक्सपर्ट्स का क्या मानना है वो आपको बताएंगे यहाँ पर। तो हम लोगों ने बात करी है यहाँ पर हिमांशु गुप्ता जी से। हिमांशु गुप्ता जी जो है वो हेड ऑफ रिसर्च हैं जैनम रिटेल ब्रोकिंग से। अब उनसे हमने पूछा कि भाई तीनों में से कौन सी कंपनी आपको पसंद आ रही है, नतीजे कहाँ बेहतर दिख रहे हैं। तो उनका कहना है कि निवेशकों के हिसाब से फिलहाल तीनों कंपनियों में सबसे मजबूत अगर आप देखेंगे ऑपरेशनल ट्रेंड तो आपको वेदांता आयरन एंड स्टील का देखने को मिलेगा। इसी में बने रहने की और खरीदारी की सलाह है, बाकी शेयरों से दूरी की सलाह दी जा रही है। और हम लोग भी डिस्क्लेमर देते हैं कि हमारी तरफ से भी यहाँ पे किसी भी स्टॉक में खरीदारी की बिकवाली की कोई सलाह नहीं दी जाती। यहाँ पर जो है खबर के हिसाब से आपको सिर्फ और सिर्फ जानकारी दी जाती है। कहीं भी निवेश करना हो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।